प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारा विज्ञान नहीं देता। एक नहीं, ऐसे कई अनंत प्रश्न हैं एक मनुष्य के जीवन में जो या जिसका उत्तर हमारे विज्ञान के पास नहीं है। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना परिणाम क्यों नहीं मिलता? यात्रा सफल क्यों नहीं होती है? दाम्पत्य में मतभेद क्यों है? स्वास्थ्य कमजोर ही क्यों रहता है? मेरा प्रभाव लोगों पे और ज्यादा अच्छा क्यों नहीं होता है? और कैसे सेट किया जाए? मजबूती से अपनी बात रख क्यों नहीं पाता हूं? ये तमाम ऐसे एक नहीं, ये तो मैं सिर्फ 2-4 उदाहरण दे रहा हूं। आप अपने ही जीवन को जब आप उठा करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक सामान्य सी बात भी आपको परेशान कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जहां पे विज्ञान चुप्पी साध लेता है, वहां पे ज्योतिष और हमारा धर्मशास्त्र बोलना वहां से शुरू करते हैं। और विज्ञान कभी भी वैदिक ज्योतिष, धर्मशास्त्र और हमारी जो परंपरा है उसके सामने खेलता हुआ शिशु है, खेलता है। उसके बनाए रास्ते पे विज्ञान की यात्रा शुरू होती है और फिर वो इतना आगे निकल जाता है कि कई बार जिस रास्ते पर चलने के लिए विज्ञान को रास्ता दिया गया था हमारे शास्त्रों के द्वारा, उसी को चुनौती देने लगता है। मतलब ठीक वही बात कि ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा से वर मांगा और फिर ब्रह्मा को ही चुनौती दिया। रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ऐसे जितने महान राक्षस हुए हैं आप देख लीजिए, पर अंततोगत्वा हार उनकी हुई है और जीत जिनकी तपस्या की गई थी, जिनसे तपस्या ली गई थी, जिनसे वरदान लिया गया था, उनकी हुई है। तो कहने का अर्थ इतना है कि हम चाहे कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, घूम करके हमें शून्य पर ही आना होता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मेरा दूसरा चैनल अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं, जिसपे मैं सिर्फ कुंडली विश्लेषण करता हूं, और अगर आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी और अन्य कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य। आइए बात करते हैं। जन्म हुआ है जातक का भाद्रपद माह में। ऐसे लोग जो भाद्रपद माह में जन्मे होते हैं वो देखने में सुंदर होते हैं। मतलब उनकी कदकाठी, उनका शारीरिक डिलडौल बड़ा ही अच्छा देखने में होता है। चूंकि भाद्रपद माह में सूर्य जो होते हैं वो दक्षिणायन हो जाते हैं, इस वजह से जितने भी ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, ये सारे ग्रह व्यक्ति के जीवन में चुनौती भरने का काम भी करते हैं। यह व्यक्ति को कई बार इस बात को सिद्ध करना पड़ता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर अगर क्षमता है तो दिखाओ। विषम परिस्थितियों का निर्माण जीवन करता रहेगा और आपको हर बार अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये विषम परिस्थितियां आपके कारोबार को लेकर के हो, व्यक्तित्व को लेकर के हो, धर्म को लेकर के हो, आध्यात्मिक उन्नति को लेकर के हो, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, दिनचर्या को लेकर के हो, कारोबार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, इसमें अब आपको अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, यहाँ के चंद्रमा जो होते हैं वो लगभग शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा यहाँ से पापक होने नहीं, शुभक होने शुरू होते हैं। इस वजह से यहाँ के चंद्रमा शुभ माने गए हैं। ऐसे अवस्था में जब चंद्रमा पहुंच जाते हैं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की अवस्था में, तो उस व्यक्ति के पास सदैव धन रहता है। उसके पास धन की समस्या है, उसका कोई भी काम धन के कारण नहीं रुकेगा और आगे भी चाहे वो कितना बड़ा काम करना चाहे, उसके पास धन सदैव सर्वदा रहता है। मंगलवार को जन्मे हैं और कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव अष्टमेश और तृतीयेश होते हैं, मतलब अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी। जबकि नवांश कुंडली में भी वो सप्तम और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। दशमांश चक्र में भी अष्टम भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। बैठे कहीं भी अच्छे हैं, पर भाव उनको कहीं भी अच्छा नहीं मिला है। भाव क्योंकि ये दो स्थान के मालिक बनते हैं, यहाँ भी वो मारक भाव के स्वामी होते हैं, यहाँ भी वो वापस रिपीट करते हैं खुद को और अष्टमेश होकर के बैठे हुए हैं।
तो कहने का अर्थ है कि मंगल कन्या लग्न की कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम देते भी नहीं है, लेकिन बैठे हर जगह अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे दशम स्थान में दिग्बली, यहाँ पे जन्म कुंडली में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, और यहाँ दशमांश चक्र में स्वग्रही हैं। इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह अच्छे भाव का स्वामी भले ही नहीं है, पर अपने अच्छे भाव में बैठने के कारण हम उनसे एक अच्छा खासा तरंग जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि वो ग्रह जरूर ही आपके जीवन में कुछ अच्छे परिणाम भी दे जाएगा, जैसे आपकी कैपेसिटी को लेकर के, साहस को लेकर के, निर्णय को लेकर के, पराक्रम को लेकर के, कारोबार में मेहनत को लेकर के, उसके बाद संतान, दाम्पत्य, विवाह प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की जाती है उसमें मंगल का सहयोग मिल जाएगा। ये वारेश है। वार के अधिपति का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। मैंने बात बहुत बार कही है कि कुंडली में 4 चीजों का बलवान होना निश्चित रूप से आवश्यक होता ही है, और चारों चीजें बलवान होनी ही चाहिए। पहला चंद्रमा, दूसरा वार के अधिपति, तीसरा लग्नेश, और चौथे गुरु। ये 4 ग्रह तो आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बलवान होने चाहिए। सूर्य थोड़े बहुत कमजोर हो जाएंगे तो एक बात समझ में आती है, पर चंद्रमा के कमजोर हो जाने से व्यक्ति निश्चित रूप से उसको परेशानी होती है। लग्नेश अगर कमजोर हो जाएंगे तो कुंडली को कमजोरी मिल जाती है। वार के अधिपति अगर कमजोर हो जाएंगे तो कुंडली को कमजोरी मिल जाती है। तो वारेश मंगल हुए और वो अच्छे भाव के स्वामी कहीं भी नहीं बनते हैं, पर बैठे अच्छे हैं, इस वजह से वो सकारात्मक भी हो जाएंगे। आयुष्मान योग मूल नक्षत्र ओम नैऋतये नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। मूल नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको सदैव कोई ना कोई रोग परेशान करता है। कभी पेट दर्द हो, कभी पेट में गैस बन जाए, कभी हेडेक हो जाए, चिंताएं बहुत ज्यादा होती हैं, भविष्य को लेकर के चिंतातुर रहता है व्यक्ति। मनुष्य अपने ही ऊपर विश्वास करने में कई बार खरा नहीं उतरता है। तो मूल नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं वस्तुतः उन्हें इनके जो अधिपति देवता है वही राक्षस है। राक्षस तो ये जैसे होता है ना, मूल शांति कराई जाती है तो 32 कुओं का जल मंगाया जाता है और उससे वो स्नान कराया जाता है जातक को। तो जीवन में दान, यज्ञ, तप, पूजा, पाठ, मंत्र जप, गुरु दीक्षा, तीर्थ दर्शन, ये सब होते रहे, तभी जाकर के इस नक्षत्र की मूलतया शांति हो पाएगी। अन्यथा ये कई बार आपको परेशान कर सकते हैं। तो ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का जप करना है। चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करनी है। साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने घर को सुवासित रखिए, घर को सुगंधित बना करके रखिए। तो ये नक्षत्र की बात हो गई। इंजीनियरिंग का सर्विस मूल नक्षत्र वालों में बड़ा सेट करता है, खादान का सर्विस बड़ा सेट करता है, इलेक्ट्रिक सर्विस बड़ा सेट करता है, अनुभव एक्सपीरियंस को लोगों को देना बड़ा व्यक्ति को सेट कर जाता है, अपनी बात लोगों तक रखना, और आरंभ में थोड़ा संघर्ष कर रहा व्यक्ति आरंभ में थोड़ा संघर्ष करेगा, बाद में चल करके उसको एक अभूतपूर्व सफलता की स्थिति मिल जाती है, व्यक्ति बहुत सफल भी हो जाता है। इसमें जरा भी दो राय नहीं है कि कुंडली प्रत्यक्षतया जातक को प्रभावित करती है, और सबसे ज्यादा मूल नक्षत्र में जन्मे लोग, उनकी जो सर्वाइवल होती है, जैसे जो जीवन में वो सर्वाइव करते हैं, वो आरंभ में उनको दिक्कत होती है, पर बाद में अगर वो उस चीज को इकट्ठा कर गए, उसमें अपने आप को फिट बैठा लिया, मान गए, बन के रह गए, तो अंततोगत्वा व्यक्ति सफलता को सिद्ध करने वाला हो जाता है। उसके बाद क्षत्रिय वर्ण होगा इनका और राक्षस गण। यहाँ पे राक्षस गण के कारण तमस तत्व की प्रधानता है और क्षत्रिय वर्ण के कारण व्यक्ति के पास रजस तत्व की प्रधानता है। तो रजस और तमस ये तत्व जो होते हैं वो कई बार जियो और जीने दो के सिद्धांत से हट के मारो काटो छीनो झपटो या हिंसात्मक प्रवृत्ति, कई बार दूसरों का अपमान कर जाना, जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करना। पर इन सभी चीजों के अतिरिक्त मूल नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति के अंदर सारी अच्छाइयां एक तरफ मिल जाती हैं। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, पराक्रमी होना, मेहनत पे विश्वास करना, धर्म का पालन करना, लोगों का आदर करना, सम्मान पूर्वक बातें करना, तीर्थ दर्शन करना, श्रद्धा रखना ब्राह्मणों में, गायों की सेवा करना, आज्ञा पालन और सुचिता।
ये सब मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों में आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा ही हो जाता है, ये बहुत अच्छा हो जाता है। बस सिर्फ आपको जीवन का जो सामान्य संघर्ष है वो सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा हो जाए, पर आपके अंदर की अच्छाई के बारे में अगर बात करेंगे तो वो कई कई गुना ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है। मैं हर बार कुंडली अध्ययन में सबसे ज्यादा समझता हूं कि कुंडली अध्ययन से ज्यादा पंचांग का अध्ययन आवश्यक होता है। इसमें अच्छी बात क्या हुई कि चंद्रमा आपके पक्ष में आ गए। इसमें अच्छी बात क्या हो गई कि मंगल आपके पक्ष में आ गए। इसमें अच्छी बात यह हो गई कि आप क्षत्रिय वर्ण के हैं तो साहस भी रहेगा। तो इतनी बातें हैं। अब मैं आपकी कुंडली में ये बताऊंगा कौन से ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं और कितने अंशों पे बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, जो सामान्य कुंडली का परिचय होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और बैठे हैं जन्म कुंडली के लग्न में। कन्या राशि में राहु के संपर्क में मंगल और केतु का प्रभाव, उनके ठीक पीछे शनि, शुक्र और बुध बैठे हैं। तो ग्रह लग्न में बैठा तो बहुत अच्छा है, पर मंगल और शनि राहु के संपर्क में है। बुध जो बैठे हैं, लग्न के अधिपति बुध जो होते हैं वो 12वें भाव में, 12वें का अधिपति लग्न में। इस वजह से व्यक्ति जिम्मेदारियों को निभाने वाला होगा। सूर्य बैठे हैं 3 अंश 26 कला के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अपने नक्षत्र में और लग्न का मान 14 अंश का है। लग्न का मान बहुत सुदृढ़ और व्यवस्थित है। इस कारण से व्यक्ति का निर्णय, व्यक्ति की आयु और व्यक्ति की सामाजिकता प्रभावित नहीं होगी। लग्न में सूर्य वैसे भी व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रखते हैं, परंतु अपने नक्षत्र में होने के कारण चिंताओं का समापन भी करेंगे। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति का जीवन पराक्रम से भरा रहेगा। केंद्र में गुरु के होने के कारण व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी, चरित्र बल बना रहेगा, नैतिकता बने रहे। जरा भी कोई संदेह न हो कि व्यक्ति धनवान होगा कि नहीं होगा। निस्संदेह व्यक्ति के पास धन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी। उसकी इच्छा की पूर्ति स्वतः भगवान सदैव उसके साथ कदम कदम पर रखकर पूर्ति करवाते रहते हैं। ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा होती है ऐसे लोगों पे, विशेषतः चरित्र बल के मामले में, जिनकी कुंडली में सूर्य, जिनकी कुंडली में चंद्रमा, जिनकी कुंडली में गुरु और जिनकी कुंडली में मंगल एक साथ, विशेषतः सूर्य और गुरु, या अगर विचार करें तो लग्न से केंद्र में चंद्रमा, चंद्रमा से केंद्र में गुरु, चंद्रमा से केंद्र में मंगल, चंद्रमा से सूर्य केंद्र में। तो ये जो 2-3 स्थिति बनी है, जैसे सूर्य से चंद्रमा का केंद्र में होना, ये व्यक्ति को कई बार उत्तेजित अवस्था वाला भी बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति जल्दबाजपन की प्रवृत्ति वाला भी होता है। सूर्य से चंद्रमा जब केंद्र में हो जाएंगे तो व्यक्ति कई बार अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि उसके पास जितनी क्षमता है वो उससे ज्यादा या उतनी एनर्जी का वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। बुद्धि का, मन का, प्रेम का, दया का, है ना, अपनी एनर्जी का संतुलन उसे नहीं बनाने आ रहा है। तो हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। हम जहां भी फोकस करें संपूर्णतया फोकस करें। बाकी कुंडली में दायित्वों का निर्वहन, यशस्विता के मामले में, ज्ञान गुण धर्म के पालन के मामले में, कर्तव्यों के पालन के मामले में, अधिकारपूर्ण बात करने के मामले में चंद्रमा से गुरु और चंद्रमा से मंगल केंद्र में होकर के व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे। वहीं चंद्रमा मंगल से सूर्य का केंद्र में होना व्यक्ति को संपत्ति का मालिक बनाएगा। गुरु से सूर्य का केंद्र में होना उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाला, दैदिव्यमान स्वरूप वाला, थोड़ी बहुत चिंताओं से सदैव ग्रसित रहने वाला और धन की चिंता से ग्रसित रहने वाला है, पर फिर भी चिंतित है। उसके बाद लग्न में राहु 21 अंश के बैठे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी 12वें भाव में, द्वितीय के साथ साथ 9वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, 12वें भाव में हैं। शनि और बुध के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति का व्यय कभी कभी असंतुलित भी होगा। ये कब होगा? जब कभी भी शनि, शुक्र और बुध की दशा आएगी, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह व्यक्ति को व्ययी बनाएंगे। तो कई बार व्यक्ति बोल करके पीछे ना हटे, भले उसके पास आर्थिक नुकसान कितना ही हो जाए। अगर बोल दिया कि हाँ वो इतने पैसे देगा, ये इतना धन किसी काम में लगाएगा, अब उसके पास वैसी स्थिति रहे न रहे, पर किसी भी तरीके से अपनी जबान से पीछे नहीं हटना चाहता है। दूसरी बात कि उसके पास एक के बाद एक निरंतर व्यय अपना ही नहीं अपितु अपने परिवार का और संबंधियों का भी आता रहता है। इसके साथ साथ अगर विचार करें तो 12वें भाव में बुध के कारण कई बार व्यक्ति अपनी ही कही गई बात पे अटक जाता है। बात तुम कहे थे, अब देखो पीछे ना मुड़ना।
तो इस तरीके की जो बात होती है वो जन्म कुंडली में 12वें भाव के बुध, शुक्र और शनि के कारण दिखाई दे रही है। मतलब व्यक्ति अगर जो कुछ भी कह रहा है तो उसमें उसको पूरा विश्वास रखना होगा और भविष्य को ताक करके, देख करके ही निर्णय लेना होगा कि वो क्या कह रहा है। सामने वाला आपकी रणनीति समझ जाए, ऐसा सोच करके, और जो भी बात कह रहे हैं उस पर पूर्णतया अपने आप को विश्वास में रख करके ही कोई भी बात कहनी है कि मैं देखो ये काम करूंगा। अन्यथा कई बार आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी ये तीनों ग्रह करा सकते हैं। शुक्र वहां बैठे हैं 3 अंश 20 कला के। अनुभव हर बार व्यक्ति को मिलेगा, मित्रों से, पैतृक संपत्ति से, कुटुंबजनों से, वाणी से, ये सब सीखने की आवश्यकता होगी। तीसरे के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। ये जन्म कुंडली के दशम स्थान में अपने मित्र के साथ बैठे हैं, यानी कि अष्टमेश का संबंध जन्म कुंडली के सप्तमेश और चतुर्थेश के साथ हो रहा है। तो दो तरीके से अगर देखें तो गुरु यहाँ सप्तम भाव के स्वामी होकर के बाधकेश होते हैं, पर बाधा कारक होंगे, पर बाधा करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ बैठे नहीं हैं। लेकिन सप्तमेश और अष्टमेश का संबंध सप्तम भाव से दसम भाव से होकर के चतुर्थ भाव को जा रहा है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को घर से दूर रहना पड़ता है या कई बार गृह क्लेश का कारण भी बनता है। कई बार माता रुग्ण हो जाती हैं या उनके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। हालांकि पिता और माता दोनों का सुख व्यक्ति के पास सदैव रहता है, मतलब उनका आशीर्वाद व्यक्ति के पास रहेगा। इन लोगों से विशेष लाभ भी जातक को मिलता रहेगा। तो ये आपकी कुंडली में मंगलदेव हो गए जो तीसरे के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश का चतुर्थ स्थान को देखना कई बार माता को रोगी और कई बार माता और पिता के बीच छोटे मोटे मतभेदों को दर्शाने वाला भी होगा। मंगल वहां 17 अंश के बैठे हैं। ये इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह होंगे क्योंकि सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में मंगल देव ही विराजमान हैं। आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं और राहु केंद्र में है। हालांकि राहु केंद्र में है और बुध केंद्र में नहीं है, इस वजह से राहु व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और कई बार कुछ हानि के संकेत भी देंगे। जल्दबाजीपन के कारण व्यक्ति का काम नुकसान में जाएगा। इस वजह से पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी। चिंताएं बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। उग्र स्वभाव को रख करके आप अपना नुकसान ही करते हैं, लाभ तो कभी होता नहीं है। तो क्योंकि जन्म कुंडली में जब आप उग्र होते हैं मतलब जल्दी जल्दी हैं, और जब आप जल्दी जल्दी होते हैं तो आपको चीजों का दर्शन सूक्ष्मता से नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें बहुत ही सैद्धांतिक रूप से ये बात कहें तो शांत रहें, धैर्यवान बने, गंभीर हों, चिंतन करें और व्यवस्थित जीवन जीने पे फोकस करें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये मंगल, ये गुरु और ये सूर्य का जो कहीं थोड़ा बहुत निगेटिव परिणाम भी राहु और केतु के केंद्र में होने से हो रहा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। हाँ सच्ची बोल रहा हूं। तो मंगल आपकी कुंडली में ये हो गए। उसके बाद आ रहे हैं बुध जो जन्म कुंडली के लग्न के साथ साथ दशम स्थान के स्वामी हैं और केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि बनी है। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। बुध 12वें भाव में बने हैं, 15 अंश के बैठे हैं, अमात्य कारक ग्रह बन के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र के संग बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास तिकड़म अनुभव और जो कई बार होता है ना, जो राजनीति करने का गुण, ये भी हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति अपने समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन निश्चित रूप से करेगा। वो कभी भी ऋण में नहीं मरेगा। वो व्यापार में उसके पास, उसके कारोबार में सदैव जब कभी भी धन की आवश्यकता होगी उसके पास रहेगा। ऋण में नहीं रहे, यात्राओं का विशेष लाभ हो, तकनीकी जानकारी उसके पास हमेशा रहती है, अपनी अवस्था से कम का मालूम पड़ना, लोगों में आत्मविश्वास भरने का काम करना और अपने चरित्र बल के कारण समाज में अच्छा पहचान, एक अच्छी जो पहचान होती है उसको बनाकर रखने वाला होता है। तो ये आपकी कुंडली में बुध देव हो गए। उसके बाद बुध के ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और 12वें भाव में बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति की वाणी शिथिल हो जाती है या वो उस तरीके से प्रभावित नहीं कर पाती जितना उसे करना चाहिए। इस वजह से कई बार हमें अपने कुटुंबजनों से, अपने पिता की संपत्ति से, अपने व्यक्तित्व से भी कई बार नुकसान होने लगता है। या जहां हम सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं वहां कई बार हमारा पक्ष नकारात्मक हो जाता है या हम बड़े ही शांत से हो जाते हैं। हमारा प्रभाव कई बार कमजोर हो जाता है या हमारी वाणी उतना लोगों को प्रभावित नहीं कर पाती, हमारी बात लोग स्वीकार नहीं करते या हमारी बात का कई बार उस तरीके का अर्थ नहीं निकल पाता है जिस अर्थ या जिस मनोभाव के साथ हम अपनी बात कहते हैं।
ये बुध के कारण होगा। नेत्र ज्योति में कमजोरी, हार्मोनल डिसबैलेंस, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, वात पित्त कफ अनियंत्रित रहे, ये सब चीजें हो सकती हैं। उसके बाद पूर्व में आयु में सुख नहीं रहेगा, बाद की आयु में सुख रहता है। क्योंकि अधिकांश ग्रह आप जब देखेंगे तो लग्न में सूर्य और चतुर्थ स्थान में चंद्रमा, दो ग्रह जन्म कुंडली के लग्न से लेकर सप्तम भाव तक बैठे हैं। राहु और केतु को इसमें नहीं गिना जाता है, जो सिद्धांत में बता रहा हूं। लेकिन बाकी के पांच ग्रह जन्म कुंडली के सप्तम भाव के बाद बैठे हैं। तीन घर 12वें भाव में 3 ग्रह और दशम स्थान में 2 ग्रह। जरा ध्यान से देखें तो जो युति हुई है वो गुरु मंगल की द्विस्वाभाविक भाव में हुई है। तो इस कुंडली में गुरु कौन होते हैं? सप्तमेश, और मंगल कौन होते हैं? अष्टमेश। यहां पे गुरु और मंगल जैसे दो महान ग्रह, इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते नहीं पर बैठे फिर भी अच्छे हैं। तो गुरु और मंगल की जो युति है वो, ये दोनों ही मित्र संपूर्णतया जातक के करियर को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होंगे। क्योंकि द्विस्वाभाविक राशि में जब ग्रह की युति होती है तो कुंडली को बलवान बना देते हैं, या वो युति 100% तक परिणाम करने वाली हो जाती है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य भी अच्छे हो गए, चंद्रमा भी अच्छे हो गए, गुरु भी अच्छे हो गए, और ना होते हुए भी मंगल भी अच्छे हो गए। कमजोर कौन बन रहे हैं? बुध। युति अगर उनकी शनि और शुक्र के साथ हो रही है तो थोड़ा बहुत सकारात्मक पक्ष उनका भी मिल जाएगा। क्योंकि दृश्य क्षेत्र में सूर्य और बुध लाभदायक परिणाम करते हैं। दृश्य क्षेत्र कौन है? सप्तम के बाद अष्टम, नवम, दशम, एकादशवां और 12वां, ये सब दृश्य क्षेत्र होते हैं। और इन भावों में सूर्य और बुध का बैठना व्यक्ति को लाभान्वित कर देता है। एकादशवें, दशम और नवम भाव में ज्यादा, 12वें भाव में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी व्यक्ति के प्रभावों में थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ लाभ मिल जाएगा। लेकिन अच्छे परिणाम देने के मामले में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल सिद्ध हो गए। मतलब इनकी दशा में धन लाभ, दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख, संतान का सुख, करियर का सुख, स्वास्थ्य का लाभ, आत्मविश्वास की वृद्धि, मतभेद समाप्त हो जाए और बहुत सारा काम बन जाए। मतलब सांसारिक सुख, जिसे आप लग्जरी कहते हैं। ऐसी चीजें इन चारों ग्रहों की दशाओं में मिल जाएंगी। उसके बाद बनते हैं देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं और केंद्र में ही बैठे हैं। लेकिन सप्तम भाव में नहीं बैठे हैं, इस वजह से इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। बहुत लोगों को यह बात नहीं पता है कि केंद्राधिपति दोष कब लगता है। मैं दिल्ली गया था तो किसी बड़े व्यक्ति से मिल रहा था, वो अपने साथ भी एक ज्योतिषी लेकर के आए थे। मैं उनकी अप्रशंसा नहीं कर रहा, पर उनकी एक बात मुझे बड़ी अजीब लग गई। हम दोनों बैठे थे बीकानेर के होटल में, बीकानेर का वैसा कुछ था। उन्होंने मुझे वहीं बुलाया था, तो अपनी गाड़ी से बेचारे लेके आए थे। बोले चल पंडित जी यहीं मिले। फिर बाद में हम उनके घर भी गए थे, तो उसी बात पे हमारी चर्चा होने लगी। तो वो उनके बेटे की कुंडली देख रहे थे। तो उनके बेटे की कुंडली में गुरु कहीं दूसरे जगह बैठे थे, पर सप्तम भाव में नहीं बैठे थे, लेकिन धनु लग्न की कुंडली थी। तो वो ये बात कह रहे थे कि देखो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं गुरु, तो अति जो है वो क्या बोलते हैं कि केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। केंद्राधिपति दोष सप्तम भाव में बैठे होने पर लगता है, बाकी के अन्य 3 भावों को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा दोष वाले भाव में लगता है। दोष उस भाव को लगेगा ना जो दोष से युक्त है। सप्तम भाव दोष युक्त है, दशम स्थान, चतुर्थ और लग्न दोष युक्त नहीं होते। सप्तम भाव मारक होता है। मैंने वहां पे सिद्धांत पढ़ा था, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक स्थान है, उससे भी ज्यादा द्वितीय भाव मारक है। तो इस वजह से ये बात समझनी होगी कि सप्तम भाव में अगर ग्रह बैठेगा, शुभ ग्रह, उस पर भी मैंने उनको ये बात बताई कि सबसे ज्यादा मारक दोष गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को, उसके बाद बुध को, उसके बाद चंद्रमा को। इस हिसाब से अगर देखते हैं तो चंद्रमा को सबसे कम मारक दोष लगता है, और सबसे ज्यादा अगर मारक दोष लगता है तो वो देवगुरु बृहस्पति को लगता है। लेकिन बैठे होने चाहिए, या फिर इनका संबंध जन्म कुंडली के नेष्ट भावों के स्वामी के साथ होना चाहिए। तो वो सिद्धांत वहां तो लागू नहीं हो रहा था उस कुंडली पे, पर इस कुंडली पे ये लागू हो रहा है, क्योंकि सप्तम भाव पे राहु केतु का प्रभाव है और सप्तम भाव के स्वामी मंगल जैसे अष्टमेश और तृतीय भाव यानी कि दुह स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं। इसका अर्थ एक और भी निकलेगा कि जब कभी भी गुरु और मंगल की दशा आएगी तो छोटी मोटी परेशानी आएगी। लेकिन बात हमारी चूंकि केंद्राधिपति दोष पे हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे गुरु केंद्राधिपति दोष पैदा नहीं करेंगे। और चूंकि वो सप्तम भाव में नहीं बैठे हैं, इस वजह से वो यहां प्रबल मारक भी नहीं बनेंगे। हां, अष्टमेश के साथ बैठे हैं तो जरूर ही कई बार व्यक्ति के सामाजिक प्रभावों को मारेंगे, या व्यक्ति के आत्मविश्वास को मारने का काम करेंगे, या कई बार व्यक्ति के सामाजिक जो सरोकार होता है जिसके कारण व्यक्ति सामाजिक बनता है बहुत ज्यादा, उसमें उसकी दिलचस्पी थोड़ी कम होगी, वो उसको मारेंगे। लेकिन मारने का अर्थ ये नहीं होता कि मार देना, नहीं,
ऐसा है। तो सप्तमेश के साथ अष्टमेश का बैठना ये एक अलग विषय होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जिस विषय की चर्चा कर रहा हूँ कि सप्तम भाव में ग्रह बैठा नहीं है, इस वजह से वो केंद्राधिपति दोष भी नहीं लगेगा और वो मारक भी नहीं होगा। मारक इसलिए होगा क्योंकि वो अष्टमेश या त्रिक भाव के स्वामी या लग्नेश के अच्छे मित्र नहीं होने के कारण मंगल के साथ बैठे, इस वजह से उनका एक अपना दोष प्रकट होगा, लेकिन सप्तम भाव का दोष उन्हें नहीं लगेगा। तो ये बात हो गई। तो बुध के बाद अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, 10 अंश के बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में और दशम स्थान में बैठे हैं। नवांश चक्र के आधार पर वो ग्रह आपकी कुंडली में रोग और शोक देने वाला भी बन रहा है। ये दाम्पत्य को कई बार थोड़ी मोड़ी मतभेद में ले जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे नीच के हो जा रहे हैं जिनका नीच भंग हो नहीं रहा है, शनि की दृष्टि के कारण सामान्य हो रहा है, लेकिन गुरु का नीच होना कई बार थोड़ी बहुत कमजोरी भी दिखा सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि कई बार हमारे कम्युनिकेशन में कमजोरी आ सकती है, हमें सावधानी रखनी होगी। तो ये गुरु हो गए। उसके बाद शुक्रदेव की बात करते हैं, तो मैंने बात कर रखी है। शनिदेव की बात होगी तो पंचम के साथ साथ छठे भाव के स्वामी है। ये घसीटी कराने वाले ग्रह के स्वामी भी हो जाते हैं, भाव के स्वामी। मतलब कई बार ये जीवन में संघर्ष देंगे या विषम परिस्थितियों का निर्माण भी करेंगे। तो वात के कारण, पेट के कारण ऑरा कमजोर हो जाए, जो बात आप मजबूती से रखना चाहते हैं उसमें कई बार दिलचस्पी नहीं रहे, या प्रिपरेशन अच्छा होगा पर अंततोगत्वा जाकर के परिणाम जब प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करेंगे, परीक्षा हॉल में बैठेंगे, उस समय आपकी आत्मविश्वास में कमजोरी देखने को मिल जाती है, या वो जो रणनीति आप बना करके ले जाते हैं वो सामने वाले के सामने जाते ही ध्वस्त सा हो जाता है। तो आत्मविश्वास की कमजोरी या कई बार एक कंफ्यूजन सा माहौल बन जाता है। तो ऐसा शनि के कारण होगा। शनि एक अंश के बैठे हैं, सबसे कमजोर अंश के साथ यही ग्रह बैठा है, नहीं 0 अंश पे चंद्रमा बैठे हैं और मघा नक्षत्र में बैठे हैं। तो यहाँ पे भी कई बार थोड़ा बहुत भ्रम रहेगा। इसका अर्थ होगा कि हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, परिवार, प्रेम, दया, क्षमा और जो सहभागिता का माहौल होता है उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाएगी। ऐसा शनि देव के कारण होगा। विद्या, बुद्धि, विवेकवान होने के बावजूद भी कई बार व्यक्ति उस चीज का लाभ नहीं उठा पाता है। ऐसी चीजें शनिदेव के कारण होंगी। राहु आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं। इस पर सिद्धांत होता है केंद्र त्रिकोण गोराहुर स्थितः शतोशतः। केंद्र और त्रिकोण के राहु लाभदायक परिणाम देते हैं। तो लग्न में बैठे हैं, गुरु से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में और मंगल से दृष्ट हैं, उनके ठीक पीछे शनि बैठे हैं। सामान्यतः थोड़े बहुत मतभेद के साथ, पर राहु आपकी कुंडली में लाभदायक परिणाम देने वाले बनेंगे। मतलब राहु की दशा व्यक्ति को धन देगी, ऑटो पायलट मोड में व्यापार ले जाए, नौकरी अच्छी चले, दिलचस्पी काम में बनी रहे, आक्रामक रवैया रख के व्यक्ति पूरी मेहनत के साथ काम करता है, फोकस के साथ काम करता है और कभी भी किसी के तिकड़ में उलझता नहीं है। ऐसे राहु हैं। अंश बल के आधार पर 21 अंश के बैठे हैं, कोई कमजोर नहीं बैठे हैं। तो इस कारण से आपकी कुंडली के राहु भी व्यवस्थित हो गए। तो कुल मिलाकर के आपने इतनी बात देखी, जिसमें क्या देखा कि गुरु और मंगल की दशा कष्ट देने वाली होगी। स्वतंत्र रूप से गुरु, स्वतंत्र रूप से मंगल, स्वतंत्र रूप से गुरु, मंगल, बुध नहीं, सूर्य और चंद्रमा, 4 ग्रह आपके पक्ष में आ गए। सहयोग और साहचर्य के नियम के आधार पर मंगल और गुरु की दशा कमजोर जाएगी, जबकि बुध छोटे मोटे परिणामों के साथ अपरिणाम देने की, मतलब परिणाम नहीं देने की स्थिति में जाएंगे। शनि 12वें भाव में हर्षित बली होते हैं। शुक्र पुरुष जातक की कुंडली के लिए 12वें भाव में कई बार असंतुष्टिजनक परिणाम देने लगते हैं। मतलब शुक्र, शनि और बुध की दशा में हमें सावधान रहना होगा। तो कुंडली में आपने अभी तक ये समझा कि लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में दशमांशा चक्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ जन्म कुंडली के लग्नेश, यहाँ के भी लग्नेश हो जाते हैं। नीच के शुक्र बैठे हैं जिनका नीच भंग नहीं हो रहा। इसका अर्थ क्या होगा कि कारोबार को नियंत्रित करने में, अपने फेवर में लाने में व्यक्ति को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ राहु बैठे हैं तो धन कमाने में मशक्कत यहाँ भी दिखाई दे रही है। और चूंकि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में, दशम स्थान में बैठकर लग्न को देख रहा है, तो अष्टमेश जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे दोनों को समस्यान्वित करते हैं। तो कारोबार में बैठे हैं तो इसको परेशान करेंगे, व्यक्तित्व को देख रहे हैं तो व्यक्तित्व में भी परेशानी आएगी। और यहाँ पे सूर्य राहु केतु के संपर्क में, यहाँ भी चंद्रमा राहु केतु के संपर्क में, यहाँ भी चंद्रमा राहु और केतु के केंद्र में, यहाँ भी गुरु राहु और केतु केंद्र में। तो मूलतया राहु और केतु केंद्र में बैठ गए और उनके एक्सिस में ही गुरु भी आ गए, मंगल भी आ गए, सूर्य भी आ गए और चंद्रमा भी आ गए। तो जन्म कुंडली के जो 3 महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, वारेस, मंगल, चंद्रमा, लग्नेश बुध तो है नहीं केंद्र में, और गुरु और सूर्य, ये सब राहु और केतु के एक्सिस में आ गए। तो राहु और केतु के
एक्सिस में आने के कारण जीवन में कई बार चुनौतियां आने लगती हैं, और उस जगह से भी चुनौती आने लगती है जहां पे आप कभी विचार नित्य नहीं करते हैं। यहां शुक्र के साथ गुरु बैठे हैं, शुक्र नीच के, और गुरु कौन है? सप्तमेश और चतुर्थ भाव के स्वामी, जहां इनके ही भाव में ग्रहण लगा है। पीछे मंगल बैठ करके साहस और बल की वृद्धि तो कर रहे हैं, पर जन्म कुंडली के सप्तमेश का केंद्र में होना और जन्म कुंडली के द्वितीयेश का केंद्र में होना, ये इस बात का भी दर्शन कराता है कि व्यक्ति निश्चित रूप से सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। अगर सूर्य यहां राहु और केतु के संपर्क में नहीं होते, यहां अगर लग्नेश या दशम भाव के स्वामी 12वें भाव में नहीं होते, दशम भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी दशम में, दशम के स्वामी जन्म कुंडली के पंचम में, 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के मंगल कहाँ बैठे हैं? जाकर के एकादशवें भाव में पंचम को देख रहे हैं, तो 12वें भाव का संबंध कहीं ना कहीं पंचम भाव से बन रहा है। लग्न कुंडली में भी 12वें भाव का संबंध लग्न से बन गया, 12वें भाव का संबंध दशम से बन गया, केंद्र से बन रहा है या पंचम से भी बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति का यश कई बार थोड़ा मेहनत करने के बाद प्राप्त हो, या सूर्य जब राहु और केतु के संपर्क में आ जाते हैं तो सूर्य लक्ष्मी के सूचक या कारक होते हैं। तो मेहनत करने के बाद पराक्रम का परिणाम तब मिलेगा जब व्यक्ति उस धन को प्राप्त करने के लिए पहले उससे ज्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त करे। जैसे मैंने बहुत दुख झेले हैं, तो पूर्व की आयु में कष्ट, बाद की आयु में सुख, ये इसी पक्ष के कारण मैंने आपको बताया है। बाकी जन्म कुंडली में शुक्र का लग्न में बैठना ये इस बात का निश्चित रूप से दर्शन करा रहा है कि व्यक्ति के सत्कर्म में शुक्र सहायता करेंगे। गुरु का केंद्र में होना, लग्न में होना, ये इस बात का दृष्टि गोचर करा रहे हैं कि केंद्र में गुरु होके बैठे हैं तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल अगर स्वग्रही बैठे हैं तो व्यक्ति का फोकस अच्छा है। चंद्रमा अगर यहां भी केंद्र में, यहां भी केंद्र में, तो व्यक्ति का मन अपने काम को लेकर के समर्पित है। बस सूर्य राहु और केतु के कारण संपर्क में आ जाने से कई बार कष्ट की स्थिति धन कमाने में दे देते हैं, या कई बार आत्मविश्वास में एक ठोकर मिलने लगता है। व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता, आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए सूर्य की नित्य उपासना करें, अर्घ दें, मांस भक्षण न करें, यज्ञोपवीत धारण करें, आदित्य हृदय का पाठ करें, आदित्याय नमः का पाठ करें 3 बार, और रविवार को नमक का सेवन बंद करें। व्यक्तित्व ठीक है, वाणी ठीक है, पैतृक संपत्ति ठीक है, और व्यक्ति अपने पीछे धन छोड़ करके भी जाएगा, पर व्यय हमेशा रहेगा। दूसरों की जिम्मेदारी भी व्यक्ति उठाना चाहेगा, या कई बार दूसरों के लिए भी अपना काम नुकसान कर देने वाला होता है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें और ज्यादा पराक्रमी होने की आवश्यकता है। हम अपने मन बुद्धि चित्त को शांत रखेंगे शिव जी की पूजा करके। वाणी और विद्या बुद्धि विवेक पंचम भाव ठीक बने हुए हैं, हमारा वो पक्ष हमारे पक्ष में रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों ही व्यवस्थित हैं, आप चाहे जो करते हो उसमें आपको संतुलन बना हुआ है। रिसर्च 100% अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है, मृत्यु 100% सुखद रहेगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति का व्यवहार कभी भी अव्यवहारिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कुंडली में भाग्य का सुख, धर्म का सुख, तीर्थ यात्रा का सुख, इन सभी चीजों का प्रभाव कुंडली में बना हुआ है। दूसरे पक्ष में अगर विचार करते हैं तो भाग्य का सुख ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा 100% बहुत अच्छी रहेगी, और इसमें लगभग आपको बुध का भी सहयोग मिलेगा, गुरु और मंगल के साथ सूर्य का भी मिल जाएगा। चंद्रमा दिग्बली हैं, सूर्य जो कारक या जन्म कुंडली के लग्न में कारक हो जाते हैं, दशम स्थान में गुरु अपने मित्र के साथ बैठे हैं, पर अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते मंगल, इस वजह से शंकाएं जारी रहेंगी। एक पक्ष और भी जो इस कुंडली में बनेगा कि ऋण में ये कुंडली नहीं रहेगी, पर हाँ विदेश जाना और बाहर बस जाना ये इस कुंडली को शांति नहीं देगा। इस वजह से कोशिश करें कि काम के दौरान आप चाहे जहां कहीं भी रहें, पर वक्त के हिसाब से अपने घर वापस आ जाएं, या अपने जन्मस्थान के निकट आकर के वक्त बिताने की कोशिश करें, या बुढ़ापा वहीं बिताएं। इस कुंडली में बड़े छोटे भाई बहनों का सुख 100% बहुत अच्छा है, माता और पिता से संबंध 100% अच्छे हैं, दाम्पत्य में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद दिखाई दे रहे हैं, संतान से भी कभी कभी दूरी वैचारिक दिखाई दे रही है। अंक इस कुंडली के लिए 4 और 7 का बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता मकर और वृष वालों से अच्छी रहेगी। शत्रुता न करें मिथुन, वृश्चिक और मीन वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। ये कुंडली मूल नक्षत्र में दान करे तो ज्यादा बढ़िया है। हस्त, आर्द्रा और रोहिणी
और उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चंद्रमा मूल नक्षत्र के बैठे हैं, सहतूत का वृक्ष लगा सकते हैं, पीपल, आम, कटहल, इस तरीके के वृक्ष आप निश्चित रूप से लगा सकते हैं। दशाओं के क्रम में राहु अच्छे जाएंगे, गुरु उससे भी ज्यादा अच्छे जाएंगे, बुढ़ापा सुखमय प्रतीत हो रहा है। क्लियर है? सावधान हमें स्वास्थ्य को लेकर के किन किन दशाओं में रहने की आवश्यकता है। शनि की दशा में हमें सावधान रहना होगा स्वास्थ्य को लेकर के। राहु और केतु की दशा में हमें पेट की समस्या परेशान कर सकती है। माता और पिता को लेकर के हमें सावधान रहना होगा राहु और शुक्र की दशा में। विशेषतया संतान को लेकर के हमें सावधान रहना होगा शुक्र और राहु के साथ शनि की दशा में, संतान को कष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर पूजा पाठ उपासना के बारे में बात करते हैं तो इस कुंडली का मोक्ष ठीक है, धर्म ठीक है, कंसंट्रेशन ठीक है, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, नाम जप भी ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं तो भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप गुरु के साथ बुध और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इन दशाओं में भवन भूमि वाहन का सुख बढ़ेगा, जबकि भाग्यशाली आप 100% ज्यादा हैं। आपका भाग्य आपके कर्म को लेकर के ज्यादा सहयोगी और आपके मानसिक शांति को लेकर के आपके पक्ष में निर्णय देता बन रहा है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपने ये समझ लिया कि पंचांग कैसा है, आपने ये समझा कि कौन से ग्रह आपके अनुकूल हैं, आपने ये समझा कि अंक, नक्षत्र और भी चीजें कौन कौन सी अच्छी हैं। रंग छूट रहा है तो इस कुंडली के लिए बुधवार का दिन अच्छा रहेगा। रंग गेरुआ, हरा और सफेद बहुत अच्छे रहेंगे। क्लियर है? अगर मैं कुछ दशाओं के बारे में अगर स्पेसिफिक बात कर दूं तो राहु की महादशा में राहु का अंतर सामान्य परिणाम देगा, जबकि राहु की महादशा में गुरु छोटे मोटे नुकसान के संकेत देंगे धन का। राहु में चंद्रमा, राहु में सूर्य, मतलब जो ग्रह राहु से केंद्र में है वो नुकसानदायक हैं। बाकी इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरु की दशा 100% अच्छी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आलस्य गुरु की महादशा में शनि के अंतर में बढ़ सकता है। बाकी गुरु में शुक्र अच्छे हैं, गुरु में बुध अच्छे हैं, गुरु में सूर्य अच्छे हैं, गुरु में मंगल मारक कभी कभी परेशान करेंगे, और गुरु में राहु ये कष्ट दे सकते हैं। बाकी गुरु में चंद्रमा, गुरु में सूर्य, शनि, बुध आदि ग्रह बहुत अच्छे रहेंगे। पुखराज इस कुंडली में 100% धारण किया जा सकता है, पन्ना भी धारण किया जा सकता है। इस कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ, चूंकि इस कुंडली के मंगल देव जो अष्टमें सोते हैं वही आत्मकारक बन रहे हैं, नवांश चक्र में उनकी राशि जन्म कुंडली के 7वें और 12वें भाव में बनी है और यहां शनि और चंद्रमा बने हैं। इस वजह से काफी हद तक शनि और चंद्रमा भी इस कुंडली में निर्णायक और महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। नवांश चक्र में मंगल 11वें भाव में बैठे हैं अपने मित्र की राशि में, इस वजह से मंगल देव भी लगभग अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।